मेरा नाम दानिश ठाकुर है। मैं एक लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर हूं और मैं आगरा, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शांत गांव में रहता हूं। कई वर्षों तक मैंने देश भर में माल परिवहन किया, जबकि मेरा दिल हमेशा मेरे घर में मेरी पत्नी नेहा और हमारे बेटे ईशान के साथ रहा। यदि आप इस कहानी को अभी देखना शुरू कर रहे हैं, तो एक गहरी सांस लें, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अपने घर में, मेरे अपने छत के नीचे होगा, जब मैं अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए सड़क पर था। जो मैंने पाया उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया, और शायद यह आपकी भी बदल दे। खासकर यदि आप एक माता पिता हैं जिन्हें काम के लिए अपने बच्चों से दूर रहना पड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने करीबियों को जानते हैं, लेकिन कुछ छिपी हुई बातें होती हैं जो तभी सामने आती हैं जब हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। यदि आप मेरी कहानी से जुड़ रहे हैं तो कृपया लाइक बटन दबाएं, ताकि इस पिता के दिल में थोड़ी खुशी आ सके। लॉन्ग हॉल डैड के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी अगली जीवन की कहानियां मिस न करें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और वहां अभी समय क्या है। मुझे यह जानकर बहुत खुशी होती है कि देश के किस कोने या दुनिया के किस हिस्से में कोई मुझे सुन रहा है, और आपके लिए दिन का कौन सा समय है। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने ईशान के व्यवहार में एक बदलाव देखा। वह हमेशा एक खुश मिजाज बच्चा रहा है, जो मुझे हर बार अपनी यात्रा से लौटने पर दौड़कर गले लगाता था। वह मुझे स्कूल में हुई हर बात बताता था, टीवी पर कार्टून देखकर जोर से हंसता था। मेरा बेटा ऊर्जा और खुशी का प्रतीक था। कम से कम मैंने उसे ऐसे ही याद किया। एक लंबी यात्रा के बाद, लगभग 3 हफ्ते सड़क पर रहने के बाद, मैंने महसूस किया कि कुछ अलग था। जब मैं घर आया तो ईशान मुश्किल से अपने कमरे से बाहर आया। जब मैं उसे देखने गया तो उसने मुझे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी दूरी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने सोचा कि वह बस थका हुआ है, शायद वह सोया हुआ था। सब ठीक है बेटे? मैंने पूछा, उसके बालों को सहलाते हुए। हाँ पापा, उसने धीरे से जवाब दिया, मेरी आंखों में देखे बिना। नेहा दरवाजे पर आ गई। वह पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही है, थोड़ा चुप है। यह बस एक चरण हो सकता है, वो बड़ा हो रहा है। चलो, रात का खाना तैयार है। उस रात मैं रात के खाने के दौरान अपने बेटे को देख रहा था। वह धीरे धीरे खा रहा था, उसका सिर झुका हुआ था। मैंने देखा कि वह कभी कभी अपनी मां की ओर देखता था, जैसे कि उसे कुछ गलत करने का डर हो। और सबसे अजीब बात, उसकी आंखों के नीचे गहरे घेरे थे, जैसे उसने लंबे समय से ठीक से नहीं सोया हो। स्कूल में कैसा चल रहा है दोस्त? मैंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। ठीक है, उसने ऊपर देखे बिना जवाब दिया। और तुम्हारे दोस्तों के बारे में? क्या तुम्हारा दोस्त केविन अभी भी खेलने आता है? तब मैंने देखा कि नेहा ईशान को ध्यान से देख रही थी, जो कठिनाई से जवाब देने से पहले गहरी सांस ले रहा था। रात के खाने के बाद मैं उसे सुलाने गया। जब हम अकेले थे तो मैंने बिस्तर के किनारे बैठकर फिर से पूछा कि क्या सब ठीक है। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कुछ ऐसा कहा जो मेरे रगों में बर्फ की तरह दौड़ गया। पापा, मां को मत बताना कि मैंने तुमसे बात की। किस बारे में बेटे? मैंने पूछा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उससे पहले कि वह जवाब दे पाता, नेहा दरवाजे पर आ गई। ईशान, सोने का समय हो गया है, स्कूल सुबह जल्दी है। जब मेरे बेटे ने अपनी मां को देखा तो बिस्तर पर उसका झिझकना सामान्य नहीं था। मैंने उसके माथे पर चुंबन किया और बाहर चला गया, लेकिन मेरा सिर पहले से ही 1000 मील प्रति घंटे की गति से घूम रहा था। उस रात मैं सो नहीं सका। कुछ बहुत गलत था। मैं इसे महसूस कर रहा था, और मैंने अगले कुछ दिनों में और ध्यान देने का फैसला किया, इससे पहले कि मैं फिर से हाईवे पर निकल सकूं। आने वाले दिनों में मैंने हर चीज को अधिक ध्यान से देखा। मैंने देखा कि ईशान वह बातूनी बच्चा नहीं रह गया था जिसे मैं जानता था। स्कूल में उसके शिक्षक ने मुझे बताया कि वह कम बोलता है, गतिविधियों में कम शामिल होता है। घर पर वह ज्यादातर समय अपने कमरे में अकेला बिताता था, ड्राइंग या पढ़ाई करता था। जब भी मैंने पूछा कि क्या सब ठीक है, उसने हमेशा हाँ कहा, लेकिन उसकी आंखें एक
अलग कहानी कह रही थीं। एक दोपहर जब नेहा किराने की दुकान पर गई थी, मैं लिविंग रूम में उसके साथ बैठा और बातचीत करने की कोशिश की। शुरुआत में उसने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे वह थोड़ा खुलने लगा। बेटा, तुम मुझसे कुछ भी कह सकते हो। तुम जानते हो, पापा हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। वह एक पल के लिए चुप रहा, अपनी हथेलियों को नर्वसली मरोड़ते हुए। फिर एक फुसफुसाहट में उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम यात्रा करते हो पापा। क्यों बेटे? क्या मां तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखती? नहीं, उसने विस्तार से नहीं बताया। वह बस अपना सिर झुका लिया। मैंने और जोर दिया, ईशान, क्या कुछ हुआ जब पापा दूर थे? तभी वह चुपचाप रोने लगा। मैंने उसे गले से लगा लिया और उसके छोटे शरीर को कांपते हुए महसूस किया। रोने के बीच में उसने कहा, पापा, कृपया मां को मत बताना। मैं रो पड़ा। ये मुझे अंदर से तोड़ दिया। ये किस तरह का डर था? क्यों मेरा बेटा अपनी मां के आसपास इतना सावधान था? ईशान, क्या मां ने तुम्हारे साथ कुछ किया? क्या तुम मुझे बता सकते हो? बेटा, तभी हमें दरवाजे की चाबी घूमने की आवाज सुनाई दी। ईशान तुरंत मुझसे दूर हुआ, अपने हाथों से आंसू पोंछे और पूरी तरह से अपना व्यवहार बदल लिया, जैसे उसने एक मुखौटा पहन लिया हो। मैं आ गई, नेहा ने कहा, खरीदारी की थैलियों के साथ भीतर आते हुए। हमें लिविंग रूम में देखकर उसने मुस्कुराया, लेकिन मुझे उस मुस्कान में कुछ अजीब सा लगा। तुम दोनों क्या कर रहे हो? बस बातें कर रहे थे, मैंने जवाब दिया, कोशिश करते हुए कि मेरी आवाज सामान्य लगे। सही है बेटा। ईशान ने चुपचाप सिर हिलाया और बाथरूम जाने की अनुमति मांगी। जब वह वापस आया तो उसकी आंखें अभी भी रोने के कारण लाल थीं, लेकिन उसने इसे छिपाने की कोशिश की। उस रात के खाने के दौरान मैंने अपने बेटे और पत्नी के बीच की बातचीत को ध्यान से देखा। जिस तरह वह उसकी ओर देखना टाल रहा था, हर शब्द को बोलने से पहले किस तरह माप रहा था, और उसके छोटे कंधे जैसे एक अदृश्य वजन उठा रहे थे। नेहा दूसरी ओर सामान्य तरह से व्यवहार कर रही थी, स्कूल के बारे में पूछते हुए, मौसम पर टिप्पणी करते हुए, जैसे कोई सामान्य मां करती है। बाद में जब हम बिस्तर के लिए तैयार हो रहे थे, मैंने नेहा से ईशान के व्यवहार के बारे में सवाल किया। क्या तुम नहीं सोचती कि वह अलग हो गया है? चुपचाप, ज्यादा अंतर्मुखी। उसने अपनी आंखों में क्रीम लगाते हुए कंधे उचका दिए। यह एक चरण है दानिश। बच्चे ऐसे द्वार से गुजरते हैं। एक दिन वे खुश होते हैं, अगले दिन वे अधिक अंतर्मुखी। यह सामान्य है, लेकिन ये काले घेरे, ऐसा लगता है कि वह ठीक से नींद नहीं ले रहा। उसे कुछ बुरे सपने आ रहे हैं, उसने मुझसे सीधे न देखते हुए कहा। बच्चे ऐसा करते हैं। और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम सड़क पर चिंता करो। तुम्हारे दिमाग में पहले से ही बहुत कुछ है ना? उसका स्पष्टीकरण तर्क संगत लगता था, लेकिन मेरे अंदर कुछ अशांत था। उस रात मैंने कई बार अपने बेटे के बारे में सोचा, वह कितना अलग था, उसकी आंखों में जो डर था। और एक बार जब मैं जागा, मैंने देखा कि नेहा बिस्तर में नहीं है। धीरे धीरे उठकर मैंने कमरे से बाहर कदम रखा। घर में सन्नाटा था, केवल हल्की रोशनी गलियारे में जल रही थी। तभी मैंने देखा, ईशान के कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था और नेहा भीतर थी। मैं गलियारे में जमी हुई खड़ा रहा, बिना आवाज किए यह समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। लगभग 30 मिनट बाद उसने कमरे से बाहर आकर दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। तुम इस समय उसके कमरे में क्या कर रही थी? मैंने पूछा, उसे चौंकाते हुए। दानिश, तुमने मुझे डरा दिया, उसने अपने सीने को थामते हुए कहा। मैं ये देखने गई थी कि वह ठीक से सो रहा है। तुम जानते हो, बुरे सपनों के कारण। 30 मिनट लगे उसे देखने में। वह जाग गया था, वो बेचैन था। मैं वहीं थी उसे शांत करने के लिए। क्यों? यह किस तरह का सवाल है? मुझे खेद है, मैंने जवाब दिया, अपनी शंका छिपाने की कोशिश करते हुए। मैं बस चिंतित था। हम वापस बिस्तर पर गए, लेकिन मैं और नहीं सो सका। अगली सुबह जब नेहा ने ईशान को स्कूल छोड़ा, मैंने सीधे उसके कमरे में जाने का निर्णय लिया। मुझे नहीं पता था कि मैं वास्तव में क्या खोज रहा था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मुझे इस स्थिति के बारे में कुछ सुराग चाहिए। तभी मैंने देखा,
एक पुराना टेडी बियर जो मैंने उसे कई साल पहले दिया था, बिस्तर के नीचे पड़ा हुआ था। वह बियर जिसे ईशान बहुत पसंद करता था, अब कुछ जगहों पर फटा हुआ था और उसकी भराई बाहर आ रही थी। यह मुझे हैरान कर गया। मेरे बेटे ने हमेशा अपने खिलौनों का बहुत ध्यान रखा था। जब मैंने उसे उठाया तो मैंने देखा कि उस पर कुछ काले दाग थे जो सूखे आंसुओं जैसे लग रहे थे। अगली रात मैंने जानबूझकर जागने का निर्णय लिया और एक बार फिर लगभग 11 बजे नेहा चुपचाप हमारे बिस्तर से बाहर निकली और ईशान के कमरे की ओर गई। इस बार मैंने कुछ मिनटों तक इंतजार किया और दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश की। तभी मैंने रोने की मफल आवाज सुनी। मेरा बेटा चुपचाप रो रहा था, जैसे वह शोर करने से डर रहा हो। अनुशासन, मैंने नेहा को कहते हुए सुना। यह तुम्हारे अपने भले के लिए है। उस दरवाजे के पीछे क्या हो रहा था? किस तरह के अनुशासन ने मेरे बेटे को रात के बीच में रोने पर मजबूर कर दिया? उसी क्षण मैंने एक ऐसा निर्णय लिया जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली सुबह यह बहाना बनाते हुए कि मुझे कुछ व्यापारिक काम निपटाने हैं, मैंने जल्दी घर छोड़ दिया। मेरा मन विचारों और संदेहों से भरा हुआ था। क्या मैं अत्यधिक प्रतिक्रिया कर रहा था? क्या यह वास्तव में सिर्फ एक चरण था, जैसा कि नेहा ने कहा? लेकिन वह मफल रोना, मेरे बेटे की आंखों में जो डर था, मैं इसे नहीं भुला सका। मैं शहर के एक स्टोर की ओर चला गया और एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में गया। एक युवक ने मेरी सेवा की और मैंने बताया कि मुझे एक छोटा छिपा हुआ कैमरा चाहिए जो स्थापित करने में आसान हो और जिसे मैं अपने मोबाइल से एक्सेस कर सकूं। क्या यह घरेलू सुरक्षा के लिए है, सर? क्लर्क ने पूछा। हां, मैंने जवाब दिया, मेरे गले में एक गांठ महसूस करते हुए। मेरे बेटे की सुरक्षा के लिए। मैंने एक माइक्रो कैमरा खरीदा जो आसानी से छिपाया जा सकता था। क्लर्क ने मुझे बताया कि इसे कैसे स्थापित करना है और इसे अपने फोन पर ऐप के माध्यम से कैसे एक्सेस करना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपने घर में एक छिपा हुआ कैमरा स्थापित करना पड़ेगा ताकि मैं अपनी पत्नी पर नजर रख सकूं, लेकिन मेरे बेटे की भलाई किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण थी। जब मैं वापस घर आया तो नेहा रसोई में दोपहर का खाना बना रही थी। ईशान स्कूल में था। यह सबसे सही समय था। क्या तुम्हें वह सब मिला जो तुम्हें चाहिए था? उसने चूल्हे पर पतीले को चलाते हुए पूछा। हां, सब कुछ ठीक कर लिया है, मैंने झूठ कहा, कैमरा वाली थैली को अपनी जैकेट की जेब में छुपाते हुए। मैं एक शॉवर लेने जा रहा हूं। मैं ईशान के कमरे में गया और कैमरा लगाने के लिए सबसे अच्छे स्थान की तलाश करने लगा। मुझे ऐसा एंगल चाहिए था जो पूरे कमरे को कैद कर सके, लेकिन जिसे आसानी से देखा ना जा सके। आखिरकार मैंने इसे कुछ खिलौनों के बीच शेल्फ पर रखने का निर्णय लिया। यह इतना छोटा था कि ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन कमरे में होने वाली हर चीज को कैद करने के लिए अच्छी स्थिति में था। हाथों में कंपकंपी के साथ मैंने जल्दी से कैमरा सेट किया और अपने फोन पर इसका परीक्षण किया। यह बिल्कुल सही काम कर रहा था। मुझे राहत और अपराध बोध का मिश्रण महसूस हुआ। राहत कि शायद मैं आखिरकार जान सकूंगा कि क्या हो रहा है, और अपराध बोध कि मैं अपने ही घर की प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहा हूं। लेकिन कुछ ने कहा कि मैं सही कर रहा हूं। उस रात खाने के दौरान मैंने सामान्य रहने की कोशिश की, लेकिन मेरा पेट मरोड़ रहा था। ईशान चुप रहा, केवल तब जवाब दिया जब सीधे उससे पूछा गया, हमेशा अपनी मां की ओर चिंतित नजरें डालते हुए। नेहा अपनी ओर से पूरी तरह से सामान्य लग रही थी, पड़ोसियों, खरीदारी और सप्ताहांत की योजनाओं के बारे में बात करते हुए। मुझे परसों फिर से यात्रा पर जाना है, मैंने उनकी प्रतिक्रियाएं देखते हुए कहा। टेक्सास की यात्रा पर लंबा जाना है। मैंने देखा कि ईशान के कंधे थोड़े झुक गए और नेहा की आंखों में एक लगभग अदृश्य चमक आई। इस बार कितने दिन? उसने संदिग्धता से भरी शांति में पूछा। कम से कम 2 सप्ताह, शायद और भी। ईशान ने अपना सिर और नीचे झुका लिया, अपने खाने को कांटे से चिढ़ाते हुए। नेहा ने हल्की मुस्कान दी। हम तुम्हें याद करेंगे, है ना ईशान? उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। डिनर के बाद मैं उसे बिस्तर पर ले गया। जब हम अकेले थे, उसने मेरी हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। पिता, क्या तुम्हें सच में यात्रा करनी है? उसकी आवाज में डेस्परेशन ने मेरा दिल तोड़ दिया।
हाँ बेटा, मुझे काम करना है, लेकिन देखो, ये जल्दी बीत जाएगा और मैं जल्द ही वापस आऊंगा, ठीक है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुझे मजबूती से गले लगाता रहा, जैसे वह कभी छोड़ना नहीं चाहता। उस क्षण में मुझे यकीन हो गया कि मैंने कैमरा लगाने का सही कदम उठाया है। अगले दिन मैंने जितना संभव हो सके ईशान के साथ समय बिताया। स्कूल के बाद मैंने उसे आइसक्रीम के लिए ले गया। हमने आंगन में कैच खेला। हमने टीवी पर उसका पसंदीदा कार्टून देखा। मैं चाहता था कि वह जान सके कि मैं उसके लिए वहां हूं, कि वह मुझ पर भरोसा कर सकता है। उस रात जब वह सोने वाला था, मैंने बिस्तर के किनारे बैठकर एक बार फिर उसे बात करने की कोशिश की। ईशान, तुम जानते हो तुम मुझसे कुछ भी बता सकते हो, है ना? चाहे कोई तुम्हें न कहे। उसने जल्दी से दरवाजे की ओर देखा, जैसे यह चेक करने के लिए कि क्या हम सच में अकेले हैं। मुझे पता है पिता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो? कुछ जो तुम्हें दुखी या डराता है? उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। मैं नहीं कर सकता पिता। क्यों नहीं बेटा, क्यों? उसने शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज नाकाम हो गई। तभी हमें हॉल में कदमों की आवाज सुनाई दी। नेहा आ रही थी। तुम्हारे लिए भी सोने का समय है, उसने दरवाजे पर खड़े होकर कहा। तुम्हें कल की यात्रा के लिए आराम की जरूरत है दानिश। मैंने ईशान को आखिरी बार गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया। मैं तुमसे प्यार करता हूं बेटा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। जब मैं कमरे से बाहर निकला, नेहा मेरे पीछे हमारे बिस्तर तक आई। हम लेट गए और थोड़ी देर बाद मैंने सोने का नाटक किया। लगभग 1 घंटे बाद, जब उसने सोचा कि मैं गहरी नींद में हूं, वह चुपचाप उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और कैमरा ऐप खोला। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लगा कि यह मेरे सीने से निकल जाएगा। स्क्रीन पर मैंने निया को ईशान के कमरे में प्रवेश करते देखा। उसने धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। ईशान लेटा था, लेकिन जाग रहा था, जैसे उसे रात की इस मुलाकात की उम्मीद थी। मैंने देखा कि वह कंबल के नीचे सिकुड़ रहा था, कंबल को अपने ठोड़ी तक खींचते हुए। मां, कृपया, उसने फुसफुसाया। मैं आज अच्छा रहा। तुम जानते हो कि यह मायने नहीं रखता है ना? निया ने एक आवाज में जवाब दिया, जिसे मैंने पहले कभी नहीं सुना था। ठंडी, दूर। यह तुम्हारी शिक्षा के लिए है। तभी मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरा खून जमा दिया। निया ने अपनी रॉब की जेब से मास्किंग टेप का एक रोल निकाला। उस क्षण में मुझे अपने पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। छोटे फोन की स्क्रीन पर मैंने अपनी पत्नी, अपने बेटे की मां को देखा, जो टेप हाथ में लिए बिस्तर की ओर बढ़ रही थी। ईशान और भी सिकुड़ गया। उसकी छोटी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। कृपया मां, उसने धीरे से विनती की। मैं वादा करता हूं कि मैं बेहतर रहूंगा। श्श, उसने कहा, अपने होंठों पर एक अंगुली रखते हुए। पड़ोसी नहीं सुन सकते, याद है? और नहीं पिता। एक त्वरित गति में उसने टेप का एक टुकड़ा फाड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मेरे बेटे के मुंह पर चिपका दिया। मेरा ईशान, मेरा 8 वर्षीय लड़का। इस निर्दयी तरीके से उसकी आवाज को दबा दिया गया। मेरे हाथ इतनी बुरी तरह से कांप रहे थे कि मैं लगभग फोन गिरा देता। यह बेहतर है, निया ने धीरे से कहा। अब हम किसी को रोने से परेशान नहीं करेंगे, है ना? फिर उसने अपनी दूसरी रॉब की जेब से एक कठोर चप्पल निकाली। ईशान, अभी भी अपने मुंह को ढके हुए, फिर से विनती करने की कोशिश की। आंखों में आंसू थे। धीरे धीरे मेरे बेटे के छोटे चेहरे पर आंसू बहने लगे। यह तुम्हारे भले के लिए है, उसने उस ठंडी आवाज में कहा, जिसे मैं पहचान नहीं सका। एक दिन तुम मुझे अनुशासन सिखाने के लिए धन्यवाद करोगे। इसके बाद जो हुआ वह मेरे जीवन का सबसे कठिन दृश्य था जिसे मैंने देखा। निया ने मेरे बेटे को चप्पल से पीटना शुरू कर दिया। ये हल्की थपकियां नहीं थीं, बल्कि कठिन और लगातार वार थे, जबकि वह उसे सिखाने के लिए फुसफुसा रही थी। ईशान चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि उसके मुंह पर टेप था, लेकिन हर वार के साथ उसका शरीर सहम गया। मैंने देखा कि उसके छोटे कंधे चुपचाप सौब कर रहे थे। आंसू उसके तकिए को भिगो रहे थे। और सबसे बुरा, मैंने उसकी आंखों में दर्द और रेजिग्नेशन का मिश्रण देखा, जैसे यह कोई जाना पहचाना दृश्य हो।
मैं अपने कमरे से बाहर निकलने, उसके कमरे में जाने और तुरंत इसे रोकने के लिए बेताब था। लेकिन एक हिस्सा मुझे बता रहा था कि मुझे इस क्रूरता का ठोस सबूत चाहिए। मुझे यह दस्तावेज करना था ताकि ईशान फिर कभी इस स्थिति का सामना न करे। इसलिए टूटी हुई दिल के साथ मैंने रिकॉर्डिंग जारी रखी। यह तुम्हारे पिता से आज बहुत बात करने के लिए है, मैंने नेहा को वॉर के बीच में कहते सुना। तुम नहीं बता सकते कि हमारे मामले क्या हैं। अंततः एक अनंत काल के बाद उसने रुकने का निर्णय लिया। ईशान बिस्तर में सिमटा हुआ था, उसका शरीर चुपचाप सौंप कर रहा था। हमारा सौदा याद है? नेहा ने उसके ऊपर झुकते हुए कहा। अगर तुम अपने पिता को कुछ भी बताओगे तो मुझे पता चलेगा और यह बहुत बुरा होगा। फिर उसने उसके मुंह से टेप खींच लिया जिससे वह दर्द में कराह उठा। अब अपना चेहरा सूखो और सो जाओ, और मुझे एक भी आवाज नहीं चाहिए, समझे? ईशान ने डरते हुए सिर हिलाया। नेहा ने उसके ऊपर कंबल सही किया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे वह इशारा उन पलों की हिंसा को मिटा सकता था। शुभ रात्रि बेटे, उसने कहा, फिर कमरे से बाहर चली गई, दरवाजा धीरे से बंद करते हुए। मेरे कमरे के अंधेरे में फोन अभी भी मेरे हाथ में था और मैंने जो कुछ देखा था वह मेरी यादों में जल रहा था। मैं चुपचाप रोने लगा। मैं पहले इसे क्यों नहीं देख सका? मैं अपने बेटे को इतने लंबे समय तक असुरक्षित कैसे छोड़ सकता था? यात्राएं, लंबे अनुपस्थितियां, ये सब कब से चल रहा था? कुछ ही मिनटों बाद नेहा हमारे बिस्तर में वापस आई। मैंने सोने का नाटक किया, लेकिन मेरे अंदर की हर एक तंतु उसे सामना करने, चिल्लाने, पूछने के लिए चाहती थी कि वह हमारे बच्चे के साथ ऐसा करने की क्षमता कैसे रखती थी। लेकिन मुझे पता था कि मुझे रणनीतिक होना होगा। ईशान खतरे में था और मुझे उसे सही तरीके से बचाने के लिए सावधानी से कार्य करना था। मैंने सारी रात जाग कर बिताई, समय समय पर कैमरा चेक करता रहा। मैंने देखा कि ईशान, जब उसकी मां चली गई, चुपचाप रो रहा था, टूटी हुई टेडी बियर को थामे हुए। मैंने देखा कि वह आखिरकार थका हुआ सो गया, और मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं अपने बेटे को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए सब कुछ करूंगा। अगले सुबह मैंने नेहा से पहले उठकर ईशान के लिए नाश्ता बनाया। जब वह रसोई में आया, एक ही गहरे काले घेरे के साथ और हारे हुए चेहरे के साथ, मेरा दिल टूट गया। मैंने सामान्य रहने की कोशिश की, लेकिन सोचने में उलझा रहा कि रात की छवियां मेरे मन में घूम रही थीं। क्या तुम अच्छे से सोए बेटे? मैंने पूछा, अपने भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हुए। हाँ पापा, उसने स्वचालित रूप से जवाब दिया, मेरी आंखों में देखे बिना। ईशान, मैंने कहा, उसकी ऊंचाई के स्तर पर झुकते हुए, मुझे देखो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें उठाईं और मैंने वहां सभी डर और दर्द को देखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैंने कहा, उसके छोटे हाथों को थामते हुए, और मैं तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए सब कुछ करूंगा। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? एक क्षण के लिए मैंने उसकी आंखों में आशा की एक झलक देखी, लेकिन जब हमने नेहा को आते सुना तो वह जल्दी ही डर से बदल गई। शुभ प्रभात, उसने कहा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, रसोई में प्रवेश करते हुए। नाश्ता अच्छा है। मैंने देखा कि वह कॉफी डाल रही थी और टोस्ट पर मक्खन फैला रही थी, जैसे वह प्यारी मां हो जो मैंने हमेशा सोची थी। वही व्यक्ति जिसने कुछ घंटे पहले हमारी बेटे को रात की चुप्पी में प्रताड़ित किया था। आप आज कब जा रहे हो? उसने सामान्यता से पूछा। दोपहर के बाद, मैंने कहा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। मैं राजमार्ग पर दिन के उजाले का लाभ उठाना चाहता हूं। बहुत अच्छा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, कोई चिंता मत करो, हम ठीक रहेंगे, है ना ईशान? मेरा बेटा बस चुपचाप सिर हिलाकर रह गया। नाश्ते के बाद जब नेहा ने ईशान को स्कूल के लिए ले जाने के लिए तैयार किया, मैंने रात की वीडियो की एक कॉपी बनाने के लिए जल्दी की। मुझे सुनिश्चित करना था कि सबूत सुरक्षित हो। मैंने फाइलों को एक फ्लैश ड्राइव में स्थानांतरित किया और उन्हें क्लाउड स्टोरेज पर भी अपलोड किया। मैं उस भयानक लेकिन महत्वपूर्ण सबूत को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जब मैं उस दोपहर फिर से सड़क पर निकला तो यह किसी सामान्य कार्य यात्रा से बहुत दूर था।
हर किलो जो मुझे घर से दूर ले जा रहा था वह पीड़ा थी, यह जानते हुए कि मेरा बेटा अपने दुर्व्यवहार करने वाले के साथ अकेला होगा। लेकिन अब मेरे पास एक योजना थी और कैमरा सतर्क रहेगा, सब कुछ रिकॉर्ड करेगा ताकि मैं कानून की पूरी शक्ति के साथ कार्य कर सकूं। उस रात मैंने ट्रक को एक विश्राम स्थल पर पार्क किया और भारी दिल के साथ कैमरा ऐप को खोला। जैसा कि मैंने संदेह किया था, दृश्य निशा की रात की घटनाएं फिर से दोहराई जा रही थीं। नेहा कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और दुर्व्यवहार का यह अनुष्ठान फिर से शुरू हो गया। चुपचाप रो, मैंने उसे कहते सुना जब उसने मेरे बेटे के मुंह पर टेप चिपकाया। तुम्हारे पिता को कभी नहीं पता चलना चाहिए। तभी मैंने एक ऐसा निर्णय लिया जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। मैं यात्रा से लौटने का इंतजार नहीं कर सकता था। मेरा बेटा उस घर में एक और रात नहीं बिताएगा। कांपते हाथों और आंखों में आंसू लिए मैंने अपने साले निया के भाई को फोन किया। ईशान हमेशा एक अच्छे इंसान रहे हैं। उन्होंने हमेशा एथन से प्यार किया और भले ही वह उसके भाई थे, मैं उन पर भरोसा करता था। दानिश, सब ठीक है? उन्होंने चिंतित स्वर में पूछा। तुम आमतौर पर इतनी देर रात कॉल नहीं करते। केविन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैंने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए कहा। यह एक आपात स्थिति है। यह एथन के बारे में है। क्या हुआ? क्या वह बीमार है? नहीं, इससे भी बुरा। मुझे तुम्हें अभी मेरे घर जाना है और एथन को वहां से निकालना है। कोई बहाना बनाना। कह देना कि तुम्हें उसे किसी कारण से अपने घर ले जाना है, कुछ भी। बस मेरे बेटे को न्याय से दूर ले आओ, कृपया। दानिश, तुम मुझे डरा रहे हो? क्या हो रहा है? मेरे पास सब कुछ समझाने का समय नहीं है। मैं हाईवे पर हूं, घर से लगभग 13 किलोमीटर दूर। क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं? फोन की दूसरी ओर एक पल की चुप्पी थी। फिर एक गंभीर स्वर में उन्होंने कहा, हां, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं अभी एथन को लेने जा रहा हूं। धन्यवाद, मैंने साइड किया, थोड़ी राहत महसूस करते हुए। जब तुम उसे सुरक्षित ले आओ मुझे कॉल करना और कृपया नेहा को कुछ मत बताना। मैंने फोन काट दिया और अपने फोन को घुमा कर देखा, प्रार्थना करते हुए कि केविन मेरे बेटे को उस घर से जल्दी निकाल सके। इस बीच मैं सड़क पर वापस चला गया, सीधे घर की ओर। मुझे नौकरी या डिलीवरी की परवाह नहीं थी। मैं सिर्फ अपने बेटे को सुरक्षित घर लाना चाहता था। 1.5 घंटे बाद मेरा फोन बजा। ये केविन था। दानिश, मेरे पास एथन है। मैंने निया को बताया कि मुझे उसकी मदद चाहिए एक सरप्राइज उपहार तैयार करने में, क्योंकि उसकी जन्मदिन आ रहा है। वह थोड़ी संदेह में थी, लेकिन उसने उसे आने दिया। हम चलोई के साथ घर पर हैं। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, चुपचाप आभार व्यक्त करते हुए। वह कैसा है? चुप है, थोड़ा डरा हुआ। उसने तुम्हारे बारे में कई बार पूछा है। क्या मैं उससे बात कर सकता हूं? बिल्कुल, 1 मिनट रुकना। मैंने कुछ हलचल सुनी और फिर मेरे बेटे की आवाज सुनाई दी। पापा? अरे बेटा, मैंने कहा। मेरे अंदर की भावनाएं उमड़ने लगीं। क्या तुम वहां चाचा के साथ ठीक हो? मैं ठीक हूं, उसने धीरे से उत्तर दिया। पापा, क्या तुम मुझे लेने आ रहे हो? हां बेटा, मैं अभी घर की ओर चला रहा हूं। मैं जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचूंगा। तुम वहीं चाचा के साथ रहो, वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। ठीक है, उसने कहा, और मैं उसकी आवाज में राहत सुन सकता था। पापा, धन्यवाद। उसका यह साधारण धन्यवाद मेरे दिल को तोड़ दिया। मेरा बेटा मुझे उस दुरुपयोग से निकालने के लिए धन्यवाद कर रहा था, जैसे कि उसे सुरक्षित रखना एक एहसान था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं एथन। हम जल्द ही एक साथ होंगे। मेरे बेटे से बात करने के बाद केविन ने फोन पर वापस आकर कहा, दानिश, क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या हो रहा है? एथन घर जाने से डरा हुआ है। निया ने क्या किया? केविन, मुझे पता है कि यह विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारी बहन एथन के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार कर रही है। मेरे पास वीडियो साक्ष्य है। एक लंबी चुप्पी थी। यह सच नहीं हो सकता। निया ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी इसे विश्वास नहीं करना चाहता था, मैंने कहा, मेरी आवाज टूटते हुए। लेकिन मैंने अपनी आंखों से यह देखा। मैंने उसके कमरे में एक कैमरा लगाया, क्योंकि मैंने देखा कि कुछ गलत था।
वह तब तक इंतजार करती है जब तक मैं सो नहीं जाता या जब मैं यात्रा पर होता हूं, और वह रात के बीच में उसके कमरे में जाती है, उसके मुंह पर टेप चिपकाती है ताकि वह शोर न करे, और उसे मारती है। यह कोई अनुशासनात्मक सजा नहीं है केविन, यह शुद्ध हिंसा है। हे भगवान, उसने फुसफुसाया, स्पष्ट रूप से हिल गए। मेरे पास वीडियो हैं, मैं तुम्हें जब वहां पहुंचूंगा तब दिखाऊंगा। फिलहाल मुझे सिर्फ यह जानना है कि मेरा बेटा सुरक्षित है। वह यहां मेरे और चलोई के साथ सुरक्षित है। तुम आराम कर सकते हो। निया ने पहले ही 2 बार कॉल की है, पूछते हुए कि मैं उसे कब वापस लाऊंगा। तुमने उसे क्या बताया? कि मुझे उसकी मदद चाहिए चलोई के लिए सरप्राइज फर्नीचर तैयार करने में, और हम बाद में बर्गर की जगह पर जाने वाले हैं। मैंने कहा कि मैं उसे बाद में वापस लाऊंगा। मुझे नहीं पता कि उसने मुझ पर विश्वास किया या नहीं, लेकिन यही मेरे पास सबसे अच्छा बहाना था। धन्यवाद केविन, सच में। मैं सुबह तक घर पहुंचूंगा। मैं सीधे तुम्हारे घर आऊंगा। मैं पहले अपने घर नहीं रुकूंगा। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। और दानिश, मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहन ऐसा कुछ कर सकती है। मैंने भी नहीं, मैंने कहा, मेरे गले में गांठ महसूस करते हुए। मैं सारी रात बिना रुके ड्राइव करता रहा। हर पल मैंने अपने बेटे के बारे में सोचा, उन महीनों या वर्षों के दुर्व्यवहार के निशानों के बारे में जो उस पर पड़ेंगे। एक मां अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? यात्रा के दौरान मैं उन छोटे छोटे संकेतों को याद करने लगा जो मैंने अनदेखा कर दिए थे। उसकी आंखों में डर, निया की शिक्षा और अनुशासन के बहाने। मैं उन सभी क्षणों को याद करता हूं जब ईशान कुछ बताने की कोशिश करता था, लेकिन निया के कमरे में आते ही रुक जाता था। जब उसने मुझसे यात्रा न करने की गुहार लगाई, तब भी मैं उसे नजरअंदाज कर दिया। सुबह के करीब 6 बजे मैंने एक पेट्रोल पंप पर रुककर अपने चेहरे को धोने और फिर से ईंधन भरवाने का फैसला किया। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ था। जब मैंने इंतजार किया कि कर्मचारी ईंधन भर दे, मैंने घर की स्थिति की एक बार फिर जांच करने का सोचा। मैंने अपने फोन का कैमरा खोला और देखा कि ईशान का कमरा खाली है, बिस्तर ठीक ठाक बना हुआ है। लेकिन तभी मैंने निया की आवाज सुनी। मुझे नहीं पता मां, वह कमरे में टहलते हुए कह रही थी। केविन ने कल ईशान को लिया था और अभी तक वापस नहीं लाया। वो मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहा। मुझे चिंता है। और दानिश ने कहा कि वह यात्रा से जल्दी लौट रहा है। उसने अपनी मां की प्रतिक्रिया सुनते हुए एक पल को रुककर सुना। मुझे नहीं पता कि उसे कुछ शक है या नहीं। वह इन दिनों अजीब व्यवहार कर रहा है। ईशान के बारे में बहुत सवाल पूछ रहा है। एक और रुकावट। बिल्कुल, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। ईशान जानता है कि उसे बात नहीं करनी है। वह किसी को बताने से बहुत डरता है। मेरे अंदर का खून उबालने लगा। वह हमारे बेटे को यातना देने की बात कर रही थी, जैसे यह कोई सामान्य बात हो, जैसे यह एक ऐसा रहस्य हो जिसे मुझसे साझा नहीं किया जाना चाहिए। मुझे अब कॉल काटना होगा। मां, मैं केविन को फिर से कॉल करने जा रही हूं। जैसे ही वह कमरे से बाहर गई, मैंने ऐप बंद किया और ट्रक में वापस चढ़ गया। मुझे जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना था। जब मैं अंततः गांव पहुंचा तो सुबह के 9 बजे के बाद का समय था। मैंने सीधे केविन के घर की ओर बढ़ा, जैसा कि हमने तय किया था। उसने गंभीरता से दरवाजा खोला। वह अभी भी सो रहा है, केविन ने धीरे से कहा। वह सुबह 5 बजे के करीब सोया था। वह अपनी आंखें बंद करने से डरता लगता था। क्या मैं उसे देख सकता हूं? केविन ने मुझे मेहमान के कमरे में ले जाया, जहां ईशान कंबल में लिपटा हुआ सो रहा था। उसके चेहरे पर एक शांति थी जो मैंने काफी समय से नहीं देखी थी। मैंने बिस्तर के किनारे बैठकर धीरे से उसके बालों में हाथ फेरा। उसने थोड़ा हलचल की, लेकिन जागा नहीं। दानिश, केविन ने हॉल से बुलाया। हमें अब बात करनी है। मैंने कमरे को छोड़ दिया, दरवाजा थोड़ा खुला रखा ताकि अगर ईशान जागे तो सुन सकूं। लिविंग रूम में केविन और क्लो मेरे इंतजार में थे। उनके चेहरे पर चिंता थी। मैंने कल रात उसे नहाने के लिए उसकी शर्ट निकाल दी, क्लो ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसकी पीठ पर निशान हैं, दानिश। पुराने निशान, नए निशान, जैसे कोई उसे नियमित रूप से मारता हो। मुझे पता है, मैंने कहा।
मेरी आंखों में फिर से आंसू आ गए। मुझे पता है, मैंने देखा। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास वीडियो है, केविन ने याद दिलाया। मैंने अपने फोन से पिछले 2 रातों के रिकॉर्डिंग दिखाए। क्लो कमरे से बाहर रोते हुए चली गई। केविन चुपचाप देखता रहा। उसका चेहरा पीला था, हाथ कांप रहे थे। हे भगवान दानिश, उसने वीडियो खत्म होने पर कहा। यह तो भयंकर है। मुझे अपनी बहन पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे भी नहीं, मैंने कहा, फोन को वापस रखते हुए। लेकिन हमें जल्दी काम करना होगा। नेहा पहले से ही संदिग्ध है। उसने तुम्हें कई बार कॉल किया है। मुझे ईशान को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना है और पुलिस के पास जाना है। ठीक तभी हमें हॉलवे से एक छोटी आवाज सुनाई दी। पापा। ईशान वहां खड़ा था, अपनी नींद भरी आंखों को रगड़ते हुए। जब उसने मुझे देखा तो वह मेरी ओर दौड़ा और मेरी बाहों में गिर पड़ा, सॉबिंग। मैंने उसे कसकर गले लगाया, खुद से वादा किया कि मैं फिर कभी अपने बेटे को चोटिल नहीं होने दूंगा। अब सब ठीक है बेटे, मैंने उसके कान में फुसफुसाया। पापा यहां हैं, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। वह मुझसे ऐसे चिपक गया जैसे उसकी जिंदगी इसी पर निर्भर करती हो। और एक तरह से सच में यही था। मैंने सोफे पर बैठकर ईशान को अपनी गोद में लिया। उसका चेहरा मेरे सीने में था। उसके छोटे हाथ मेरे कपड़े को पकड़े हुए थे, जैसे उसे डर था कि मैं किसी भी पल गायब हो सकता हूं। केविन और क्लो ने हमें अकेला छोड़ दिया। किचन में जाकर कॉफी बनाने लगे। मैं बस वहीं बैठा रहा, अपने बेटे को थामे हुए, उसके कांपते शरीर को धीरे धीरे शांत होते हुए महसूस कर रहा था। बेटा, मैंने धीरे से कहा जब मैंने महसूस किया कि वह अधिक आरामदायक हो रहा है। मुझे तुमसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। उसने अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें अभी भी रोने के कारण लाल थीं। वहां इतना डर था, इतना दर्द एक छोटे बच्चे के लिए। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा, उसके छोटे हाथों को अपने हाथों में थामते हुए। मुझे पता है कि जब मैं घर नहीं था तब क्या हो रहा था। मुझे पता है कि मां रात में तुम्हारे साथ क्या कर रही थी। उसका शरीर तुरंत तनाव में आ गया और मैंने उसकी आंखों में बढ़ते हुए आतंक को देखा। पापा, वह गुस्सा होगी अगर उसे पता चला कि मैंने कुछ कहा। तुमने कुछ नहीं कहा बेटा, मैंने अपने आप पता किया, मैंने समझाते हुए कहा, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। मैंने तुम्हारे कमरे में एक कैमरा लगाया था जब मैं यात्रा पर गया था। मैंने जो कुछ भी हुआ वह सब देखा। ईशान ने मुझसे देखा, भ्रमित, ये समझने की कोशिश करते हुए कि मैं क्या कह रहा था। तुमने तुमने देखा? हाँ बेटे, मैंने सब कुछ देखा। मुझे तुम्हारे लिए जो कुछ हो रहा था वो याद है। तुम्हारे मुंह पर टेप मारना, वह सिर झुकाकर ऐसे खड़ा हो गया जैसे उसे शर्म आ रही हो। मुझे माफ कर दो डैड। ये 2 शब्द मेरे दिल को तोड़ दिए। मेरा बेटा, जो खुद को शिकार मान रहा था, मुझसे माफी मांग रहा था। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसे मेरी ओर देखने के लिए मजबूर किया। ईशान, ध्यान से सुनो जो डैड कहने वाले हैं। तुमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी नहीं। जो कुछ मां ने तुम्हारे साथ किया वो गलत है, बहुत गलत। कोई भी बड़ा, यहां तक कि माता पिता भी बच्चे को इस तरह नहीं चोट पहुंचा सकते। क्या तुम समझते हो? उसने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन मैंने उसकी आंखों में अभी भी संदेह देखा। वर्षों की मैनिपुलेशन और डर को एक पल में मिटाया नहीं जा सकता। मैंने कुछ शब्द कहे। ये सब कब से चल रहा है बेटा? उसने अपनी होंठ काटी, संकोच करते हुए। जब से तुम लंबे सफर पर जाने लगे हो। उसने कहा कि यह मुझे अच्छा लड़का बनाना सिखाने के लिए था। जब तुम दूर होते, उसने कहा अगर मैंने किसी को बताया तो कोई भी मुझ पर विश्वास नहीं करेगा कि वह कहेगी मैं ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठ बोल रहा हूं। मैंने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, एक शारीरिक दर्द महसूस करते हुए, यह सोचते हुए कि यह सब इतना समय से चल रहा था, लगभग 1 पूरा साल, और मुझे इसका एहसास नहीं था। उन सभी यात्राओं में, उन सभी रातों में मैंने अपने बेटे को उसके दुश्मन के साथ अकेला छोड़ दिया। और जब मैं घर होता, क्या उसने तब भी ऐसा किया? उसने सिर हिलाया। जितना नहीं, केवल जब तुम सोते थे
वह तब इंतजार करती जब तुम गहरी नींद में होते और मेरे कमरे में आती, लेकिन यह जल्दी होता क्योंकि वह डरती थी कि तुम जाग जाओगे और कुछ सुनोगे। मुझे याद आया कि कितनी बार मैंने जाग कर उसे बिस्तर पर लौटते देखा, ये दावा करते हुए कि वह बाथरूम गई थी या पानी लाने गई थी। सभी सुबह मैंने ईशान को थका हुआ पाया, आंखों के नीचे काले घेरे और ऊर्जा के बिना। मैं इतनी अंधी कैसे हो गई? जब उसने तुम्हें मारा तो उसने कहा कि वह ऐसा क्यों कर रही थी। ईशान ने कंधे उचका दिए। कभी कभी यह इसलिए था क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बात की, या क्योंकि मैंने अपना स्कूल बैग गलत जगह छोड़ दिया, या क्योंकि मैंने अपना सारा खाना नहीं खाया। उसने ठहर कर गला खोखला किया। लेकिन ज्यादातर समय उसने कहा कि उसे किसी कारण की जरूरत नहीं है, कि यह मुझे मजबूत बनना सिखाने के लिए था। मेरी आंखों से एक आंसू गिरा और मैंने तुरंत उसे पोंछ दिया। मुझे अब उसके लिए मजबूत रहना था। ईशान, मेरी ओर देखो, मैंने कहा, उसकी आंखों का मुझसे मिलना इंतजार करते हुए। आज से यह सब खत्म हो गया। तुम फिर कभी इस सब से नहीं गुजरोगे, कभी नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूं। और मां, उसे जब पता चलेगा कि तुम जान गए हो तो वह बहुत गुस्सा होगी। उसकी चिंता मत करो, तुम फिर कभी उसके साथ अकेले नहीं रहोगे। तभी केविन बैठक में लौट आया। उसके हाथ में गर्म चॉकलेट और बिस्किटों का एक ट्रे था। क्लोए उसके पीछे आई। उसकी आंखें अभी भी रोने के बाद लाल थीं। देखो ईशान, केविन ने कहा, मुस्कुराने की कोशिश करते हुए, आंटी क्लोए ने तुम्हारे लिए गर्म चॉकलेट बनाई है। ईशान ने ट्रे की ओर देखा, फिर मुझसे, जैसे अनुमति मांग रहा हो। जाओ बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी। वह मेरी गोद से उतरा और उस मेज पर बैठ गया जहां क्लोई ने उसे रंगीन मग में चॉकलेट डालने में मदद की। जब वह खा रहा था, केविन ने मुझे पिछवाड़े की ओर आने का इशारा किया। तो दानिश, अब तुम क्या करने वाले हो? मैं पुलिस थाने जा रहा हूं, मैंने दृढ़ता से कहा। मैं वीडियो दिखाने वाला हूं, एक रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा और ईशान के लिए रोकथाम आदेश मांगूंगा। मैं अपने बेटे को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक सब कुछ करने वाला हूं। तुम जानते हो कि यह तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा, है ना? कि निया को जेल हो सकती है। मैंने गंभीरता से उसे देखा। केविन, मैं जानता हूं कि वह तुम्हारी बहन है, लेकिन जो उसने किया, जो वह महीनों से कर रही है, उसने पहले ही हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया है। एक मां जो अपने ही बच्चे को यातना देती है, उसे यह शीर्षक पाने का हक नहीं है। और हां, अगर न्याय प्रणाली तय करती है कि उसे जेल जाना चाहिए तो ठीक है। उसने धीरे से सिर हिलाया। तुम सही हो। यह मानना मुश्किल है कि तुम्हारी अपनी बहन ऐसा कर सकती है, लेकिन ईशान पहले आता है। वह तो बस एक बच्चा है। बिल्कुल, मैंने सहमति दी। और मैंने एक बार उसे असफल किया, मैं उसे फिर कभी असफल नहीं करूंगा। मैं कैसे मदद कर सकता हूं? तुम पहले ही मदद कर रहे हो केविन, हमें आश्रय देकर, मेरे बेटे की रक्षा करके जब मैं नहीं कर सका। मुझे बस तुम्हें और क्लोई को ईशान के साथ रहना है जब मैं थाने जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि वह इस समय इससे गुजरे। बिल्कुल कोई समस्या नहीं, वह यहां जितना चाहे रह सकता है। हम वापस अंदर गए और पाया कि ईशान अधिक खुश था। क्लोई के साथ चुपचाप बातें कर रहा था, जबकि वह उसे और बिस्किट दे रही थी। यह लंबे समय बाद पहली बार था जब मैंने उसे ऐसा देखा, लगभग आरामदायक, लगभग उस लड़के की तरह जो उसे होना चाहिए। बड्डी, मैंने कहा, उसके पास झुकते हुए, डैड को कुछ घंटों के लिए बाहर जाना है, कुछ महत्वपूर्ण काम करने। तुम यहां अंकल केविन और आंटी क्लोई के साथ रहोगे, ठीक है? उसके आंखों में तुरंत फिर से डर लौट आया। तुम वापस आओगे, है ना डैड? वादा? बिल्कुल, मैं वापस आ रहा हूं बेटा, मैं वादा करता हूं। मैं बस कुछ चीजें सुलझाने जा रहा हूं ताकि तुम सुरक्षित रह सको। मां मुझे लेने आएगी, है ना? नहीं, मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया। वह यहां नहीं आएगी। क्या तुम सुनिश्चित हो? उसने समझा। उसने सिर हिलाया, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे काफी चिंतित था। नेहा ने उसे बहुत परेशान किया था। मैंने उसे प्यार से कहा, ईशान, सब ठीक हो जाएगा, मैं यहां हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। उसने सिर हिलाया और सुकून से सो गया। जब मैं बाहर आया तो मैंने केविन को देखा। वह रसोई में चाय बना रहा था।
कैसे हो? उसने मुझसे पूछा। ठीक हूं, मैंने जवाब दिया। बस थोड़ी चिंता हो रही है। समझता हूं। नेहा के बारे में क्या सोचा है? मुझे नहीं पता। उसे कुछ समय के लिए दूर रखना जरूरी है। क्या तुमने पुलिस से बात की? हाँ, मैंने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। अब हमें इंतजार करना होगा। उसकी आंखों में चिंता थी। तुम्हें यहां रहना चाहिए, यह जगह सुरक्षित है। पर नया, मैंने कहा, वह तुम्हारा परिवार है, लेकिन ईशान पहले आता है। हमने कुछ देर चाय पीते हुए बातें की। मैं जानता था कि मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी है। रात के खाने के समय हमने दाल चावल और सलाद बनाया। ईशान और क्लोई ने टेलीविजन पर कार्टून देखा। मुझे देखकर ईशान ने कहा, आप फिर से आ गए? बिल्कुल, मैंने वादा किया था ना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ पापा, आप हमेशा अपने वादे निभाते हैं। उसकी बातों ने मुझे और भी मजबूत बना दिया। मुझे अपने बेटे की सुरक्षा करनी थी। खाने के बाद मैंने ईशान को कहानी सुनाई। वह मेरे पास बैठा हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थीं। क्या मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा पापा? हाँ, हमेशा, मैंने कहा, उसकी आंखों में देखते हुए। लेकिन उसी समय मेरा फोन फिर से बजा। यह नेहा का नंबर था। मैंने उसे नजरअंदाज किया। मुझे पता था कि अब समय सही नहीं था। क्या वह ठीक है? क्लोई ने पूछा। हाँ हाँ, वह ठीक है, मैंने कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने कहा। हम इसे साथ मिलकर करेंगे। मैंने उसकी ओर देखा और महसूस किया कि इस कठिनाई में भी मुझे एक परिवार मिला है जो मेरे साथ है। मुझे कहा गया कि मैं तब तक रुकूं जब तक वह सो न जाए। मैं उसके पास लेट गया और हम कुछ मिनटों तक चुप रहे। पापा, उसने धीरे से कहा, मां मुझे फिर से चोट नहीं पहुंचाएगी, है ना? नहीं बेटा, कभी नहीं। मैंने उसके छोटे हाथ को पकड़ते हुए वादा किया। पापा तुम्हारी रक्षा करेंगे, हमेशा। वह बहुत गुस्से में थी क्योंकि तुमने सच जान लिया था, मुझे लगता है। लेकिन अब यह मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह यह है कि तुम अब सुरक्षित हो। वह कुछ देर चुप रहा। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, पापा, मैं हर रात प्रार्थना करता था कि तुम जान जाओ। मुझे तुम्हें बताने में बहुत डर लगता था। मेरी आंखों में आंसू लौट आए। मैं बहुत दुखी हूं कि मैं पहले नहीं जान पाया बेटा। मुझे खेद है। यह तुम्हारी गलती नहीं थी पापा, उसने अपनी उम्र से ज्यादा समझदारी से कहा। मां ने कहा था कि यह हमारा राज है और सबको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं, कि तुम भी सोचोगे कि मैं बातें बना रहा हूं। मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगा ईशान, कभी नहीं। तुम हमेशा मुझसे सब कुछ बता सकते हो। मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगा। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। यह लंबे समय में उसके चेहरे पर देखी गई पहली सच्ची मुस्कान थी। थोड़ी देर बाद वह मेरा हाथ पकड़े पकड़े सो गया। मैं वहीं बैठा रह गया, अपने बेटे को शांति से सोते हुए देखता रहा। शायद कई हफ्तों में यह पहली बार था, और मैंने कसम खाई कि मैं अपनी जिंदगी को फिर से बनाने और उसे वह बचपन लौटाने के लिए सब कुछ करूंगा जिसका वह हकदार था। अगले दिन मुझे अपने वकील से फोन आया, जिसे मैंने अभिभावकता के मामले को संभालने के लिए नियुक्त किया था। उसके पास कुछ खबर थी। श्री ठाकुर, जज ने आपकी अस्थायी अभिभावकता की याचिका मंजूर कर ली है। आपके पास ईशान की पूर्ण अभिभावकता है जब तक मामला विचाराधीन है। आपकी पत्नी को अगर आप सहमत हों तो केवल एक तटस्थ स्थान पर और अदालत द्वारा नियुक्त पेशेवर के साथ देखभाल के लिए अधिकार होगा। मुझे अपने कंधों से एक बड़ा बोझ हल्का होता हुआ महसूस हुआ। यह केवल एक लंबे कानूनी संघर्ष की शुरुआत थी, मुझे पता था, लेकिन यह एक शुरुआत थी, एक महत्वपूर्ण कदम मेरे बेटे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। जब मैंने फोन रखा तो मैंने देखा कि ईशान मुझे रसोई के दरवाजे से देख रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद और डर एक साथ था। पापा, क्या हम ठीक होंगे? मैंने अपने हाथ खोले और वह मेरी ओर दौड़ा। मैंने उसे अपने प्यार की सभी ताकत से गले लगाया, जानते हुए कि हमारे सामने एक लंबा रास्ता है, लेकिन निश्चित था कि सब कुछ ठीक होगा। हाँ बेटा, मैं तुम्हें वादा करता हूं, हम ठीक होंगे। जिन हफ्तों के बाद आए वे समायोजन और उपचार के हफ्ते थे।
हमने केविन और खोले के घर के पास एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लिया, जो हमारा सुरक्षित ठिकाना बना रहा। मुझे अपने काम के बारे में कठिन निर्णय लेने पड़े। लंबी ट्रकिंग यात्रा एक अकेले पिता की नई वास्तविकता के साथ मेल नहीं खाती थी। मैंने अपने बॉस से बात की और एक समझौता करने में सफल रहा। मैंने केवल क्षेत्रीय डिलीवरी करना शुरू किया, जिससे मुझे हर रात घर वापस आने की अनुमति मिली। ईशान ने हफ्ते में 3 बार थेरेपी शुरू की। डॉ रामिरेज, मनोवैज्ञानिक, बचपन के आघात में विशेषज्ञता रखती थीं और घरेलू हिंसा के शिकार बच्चों के साथ उनका काफी अनुभव था। शुरुआत में मेरे बेटे ने बात करने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने डर और दर्द को ऐसे व्यक्त करना शुरू किया जिसे उसकी छोटी सोच समझ सके। एक दोपहर एक विशेष रूप से तीव्र सत्र के बाद डासाकिन रामिरेज ने मुझसे अकेले बात करने के लिए कहा। श्री ठाकुर, ईशान प्रगति कर रहा है, लेकिन आघात गहरा है, उसने गंभीरता से समझाया। वह लगभग 1 साल तक लगातार आतंक में जीता रहा, हमेशा इस डर में कि उसकी मां कमरे में आएगी और उसे चोट पहुंचाएगी। क्या वह कभी इससे उबर पाएगा? मैंने चिंतित होकर पूछा। बच्चे जब उन्हें पर्याप्त समर्थन मिलता है तो वे आश्चर्यजनक रूप से लचीले होते हैं, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जिस तरीके से आपने जल्दी कार्रवाई की जब आपने दुर्व्यवहार की जानकारी हासिल की, वह बहुत महत्वपूर्ण था। कई बच्चे वर्षों तक शिकार बनते हैं क्योंकि उनके चारों ओर के वयस्क उन पर विश्वास नहीं करते या देखना नहीं चाहते। मुझे इसे पहले देख लेना चाहिए था, मैंने कहा, उस अपराध बोध का बोझ महसूस करते हुए जो मैं अभी भी लिए हुए था। दुर्व्यवहार करने वाले अपनी हरकतों को छिपाने में बहुत कुशल होते हैं श्री ठाकुर, और जो कुछ ईशान ने मुझे बताया, उसकी मां ने उसे चुप रहने के लिए लगातार धमकी दी। उसने उन क्षणों का चुनाव किया जब आप आसपास नहीं होते या जब उसे लगता था कि आप नहीं देखेंगे। यह दुर्व्यवहारियों का सामान्य व्यवहार है। मैंने उन सभी यात्राओं, उन सभी रातों के बारे में सोचा जो मैंने घर से दूर बिताई, अपने बेटे को असुरक्षित छोड़ते हुए। मैं अपनी नौकरी हमेशा के लिए बदलने जा रहा हूं। अब लंबी यात्रा नहीं होगी। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। उसने सिर हिलाया। संरक्षण करने वाले वयस्क की निरंतर उपस्थिति ईशान के स्वास्थ्य के लिए मौलिक है। उसे सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता है ताकि वह जान सके कि वह आपकी उपस्थिति पर भरोसा कर सकता है। मैं हमेशा वहां रहूंगा, मैंने वादा किया। और जहां तक देखभाल की बात है, जज ने नेहा को वह अधिकार दिया है और मुझे नहीं पतागा कि ईशान अपनी मां को देखकर कैसे प्रतिक्रिया करेगा। ये एक संवेदनशील मामला है, डॉपिनॉट रामिरेज ने कहा। कानूनी रूप से उसके पास वह अधिकार है जब तक यह साबित नहीं होता कि ये मुलाकातें ईशान के मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगी। जो मैंने देखा है उसके आधार पर मैं अदालत के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर सकती हूं जिसमें यह सिफारिश की जा सके कि मुलाकातें अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाएं, कम से कम तब तक जब तक ईशान अधिक भावनात्मक रूप से स्थिर न हो जाए। यह बहुत मदद करेगा, मैंने राहत से कहा। वह अभी भी कुछ रातों में चीखते हुए जागता है, डरते हुए कि वह उसे चोट पहुंचाने आएगी। आघात के मामलों में बुरे सपने सामान्य होते हैं। ये थेरेपी में समय के साथ कम हो जाएंगे। उसने एक पल रुका। श्री ठाकुर, एक और बात है, हमें कुछ बात करनी है। ईशान ने कहा कि उसकी मां ने सजा देने के लिए धर्म का सहारा लिया। उसने कहा कि यह बाइबल की शिक्षा है जो उसके भले के लिए कर रही थी। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। वह कभी भी मेरे साथ इतनी धार्मिक नहीं रही। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसा बहाना बनाएगी। मैं वाक्य पूरा नहीं कर सका। दुर्भाग्यवश यह ज्यादा सामान्य है जितना कोई सोच सकता है। कुछ लोग धार्मिक अवधारणाओं को बच्चों के प्रति हिंसा को सही ठहराने के लिए मोड़ देते हैं। इससे ईशान की नैतिक उलझन का एक हिस्सा भी समझ में आता है। उसे यह विश्वास दिलाया गया कि वह अपने दुख के लिए जिम्मेदार है, कि यह उसके भले के लिए है। मैं उस सत्र के बाद भारी दिल के साथ निकला, लेकिन साथ ही अपने बेटे की मदद करने के तरीके को लेकर अधिक स्पष्टता के साथ। घर लौटते समय हम आइसक्रीम पार्लर में रुके। ये एक छोटा सा रिवाज था जो हमने थेरेपी सत्रों के बाद स्थापित किया था।
ये हमारे लिए एक कठिन दिन को सकारात्मक रूप में समाप्त करने का तरीका था। आज डॉम राव के साथ बातचीत कैसी रही, बेटा? मैंने पूछा जब उसने अपनी चॉकलेट आइसक्रीम चूस ली। अच्छी थी, उसने पहले से ज्यादा खुलकर जवाब दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब मैं डरता हूं तो कैसे विशेष तरीके से सांस लेनी है। क्या यह काम करता है? मैंने पूछा। उसने कंधे उचका दिए। कभी कभी जब यह इतना बड़ा डर नहीं होता, और जब यह बहुत बड़ा डर होता है तो तुम क्या करते हो? मैं आपके बारे में सोचता हूं पापा, उसने सरलता से कहा। मैं सोचता हूं कि अब आप मुझे बचाएंगे। उसके ये साधारण शब्द सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने अपने हाथों को उसके कंधों के चारों ओर रखा और उसे करीब खींच लिया। हमेशा बेटा, हमेशा। उस रात जब ईशान सो रहा था, केविन मिलने आया। वह तनाव में और चिंतित लग रहा था। क्या हुआ? मैंने पूछा उसे कॉफी देते हुए। नया आपके खिलाफ एक मामला बना रही है, उसने सीधे कहा। वह आज हमारी मां के घर गई थी और मैं वहां था। उसने कहा कि वह साबित करने वाली है कि आप एक अनुपस्थित पिता हैं, कि आपने हमेशा ईशान की देखभाल उसके हवाले की जबकि आप यात्रा पर थे, और अब आप झूठे आरोपों का उपयोग कर रहे हैं ताकि उसे आपसे दूर कर सकें। झूठे आरोप? मैंने इंक्रेजुलसली कहा। मेरे पास वीडियो हैं केविन, हमारे बेटे को यातना देते हुए उसके वीडियो। मुझे पता है, मुझे पता है। उसने मुझे शांत करने की कोशिश की। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि वह क्या योजना बना रही है। वह कहती है कि वह गवाह ढूंढने वाली है, पड़ोसी, रिश्तेदार, ईशान के स्कूल के लोग, जो कहेंगे कि वह हमेशा एक अच्छी, समर्पित, प्यार करने वाली मां थी। और जो उन लोगों ने कहा, वह उस ठोस सबूत से ज्यादा मायने रखता है जो उसने तब किया जब कोई देख नहीं रहा था। मैं परेशान होकर बोला, दुरस, आप जानते हैं कि न्याय प्रणाली कितनी जटिल हो सकती है, खासकर जब बात कस्टडी विवाद की आती है। केविन ने साइड किया। वह इस बात का लाभ उठा रही है कि आप अपने काम के लिए घर से दूर रहते हैं। मैंने थके हुए हाथ से अपने चेहरे पर हाथ फेरा। इसीलिए मैंने अपना काम का रूटीन बदल दिया है। मैं अब केवल स्थानीय डिलीवरी कर रहा हूं। ये अच्छा है। केविन ने सिर हिलाया। यह न्यायाधीश को दिखाने में मदद करेगा कि आप ईशान की भलाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन मुझे यह साबित नहीं करना चाहिए, मैंने कहा। मैं वह नहीं हूं जो हर रात अपने बेटे को पीट रहा था, उसके मुंह को टेप कर रहा था ताकि कोई उसकी चीखें न सुन सके। केविन ने गहरी सांस ली। मुझे पता है कि यह अत्यधिक है, लेकिन वह मां है। दुर्भाग्यवश कई मामलों में सिस्टम अक्सर माताओं के पक्ष में होता है। यहां तक कि जब दुरुपयोग के सबूत होते हैं, आपको कठिन लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है। मैं अपने बेटे के लिए आवश्यक हर चीज का सामना करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद के दिनों में मुझे सूचना मिली कि नेहा ने सुरक्षा आदेश और अस्थायी कस्टडी को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। जैसा कि केविन ने मुझे चेतावनी दी थी, वह मेरे पिता के रूप में कथित अनुपस्थिति के आधार पर एक मामला बना रही थी। मेरे वकील की सलाह पर मैंने हमारे नए रूटीन का बारीकी से दस्तावेजीकरण करना शुरू किया। मैंने हर सुबह ईशान को स्कूल छोड़ा और हर शाम उसे उठाया। मैंने उसकी सभी थेरेपी सत्रों में भाग लिया। मैं स्कूल की बैठकों में गया। हम सप्ताहांत में एक साथ बाहर गए। मैंने तस्वीरें खींची, रसीदें बचाईं और स्कूल और मनोवैज्ञानिक से बयान मांगे। घर पर ईशान के कभी कभी बुरे सपने आते रहे, लेकिन वे कम होते जा रहे थे। धीरे धीरे वह उस खुशहाल लड़के की ओर लौट रहा था जिसे मैं जानता था। यद्यपि उसके पास अचानक डर या गहरी उदासी के क्षण अभी भी थे। एक रात जब मैं उसे उसके होमवर्क में मदद कर रहा था, उसने मुझसे एक ऐसा सवाल किया जिसने मुझे चौंका दिया। पापा, मां ने मुझसे प्यार नहीं किया, है ना? मैंने उस पेंसिल को नीचे रखा जो मैं पकड़ रहा था और पूरी तरह से उसकी ओर मुड़ा। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो बेटा? उसने कंधे उचका दिए, लेकिन मैं देख सकता था कि वह आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। आप केवल उन लोगों को चोट पहुंचाते हैं जिन्हें आप प्यार नहीं करते, है ना? आप एक 8 वर्षीय बच्चे को इतनी जटिल चीज कैसे समझाते हैं? आप उसे कैसे समझाते हैं कि समस्या उसमें नहीं थी, कभी नहीं थी? ईशान, मां ने तुम्हारे साथ जो किया
वह ये नहीं है कि तुम अच्छे या बुरे लड़के हो या नहीं, या उसने तुमसे प्यार किया या नहीं। कुछ बड़े लोग यहां बीमार होते हैं। मैंने अपने सिर की ओर इशारा किया और फिर अपने दिल की ओर। वे बहुत बुरी चीजें करते हैं क्योंकि वे अपनी भावनाओं और समस्याओं को संभालना नहीं जानते। तो मां बीमार है? उसने समझने की कोशिश करते हुए पूछा। किसी तरह हां। यह बीमारी नहीं है जैसे फ्लू या एक पेट दर्द। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक व्यक्ति को दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए मजबूर करती है, खासकर उन लोगों को जो खुद का बचाव नहीं कर सकते। और यह बहुत गलत है। वह एक पल के लिए चुप रहा, जो मैंने उसे बताया उसे समझते हुए। क्या वह कभी ठीक होगी? यही सबसे कठिन सवाल था। मुझे नहीं पता बेटे। कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि वे बीमार हैं और बेहतर होने के लिए मदद मांगते हैं, अन्य नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अब सुरक्षित हो, और मैं तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। और अगर जज कहता है कि मुझे वापस उसके साथ रहना है, तो उसने स्पष्ट डर के साथ पूछा, ऐसा नहीं होगा? मैंने उसे गले लगाते हुए आश्वासन दिया। हमारे पास उस पर किए गए अत्याचार का सबूत है, और तुम्हारी भलाई जज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा डॉ रमेश अदालत को यह समझाने में मदद कर रहे हैं कि तुम्हें फिर से सुरक्षित महसूस करने के लिए समय चाहिए। वह बातचीत मेरे मन में कई दिनों तक गूंजती रही। मेरा बेटा इतना छोटा यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसकी अपनी मां ने उसे इतनी क्रूरता के लिए क्यों मजबूर किया। एक बच्चे के लिए ऐसा कुछ कैसे समझ पाना संभव है? वे इसे कैसे पार करते हैं? 2 हफ्ते बाद हमें समाचार मिला। निया की सुरक्षा आदेश को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। डॉ रमेश की रिपोर्ट, वीडियो और ईशान का अपने अनुभव का बयान, जो मनोवैज्ञानिक सहायता के तहत दिया गया था, निर्णायक सिद्ध हुआ। जज ने न केवल सुरक्षा आदेश को बनाए रखा, बल्कि निगरानी के तहत मिलने के अधिकार को भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया, यह तय करते हुए कि निया को अपने बेटे से किसी भी संपर्क के पुनः स्थापित होने से पहले मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन और अनिवार्य उपचार से गुजरना होगा। यह एक महत्वपूर्ण जीत थी, लेकिन मुझे पता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। निया आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, और हमें स्थायी हिरासत के लिए अंतिम सुनवाई का सामना करना था। उस रात जब ईशान कई हफ्तों में पहली बार शांतिपूर्वक सो रहा था, मैं हमारे छोटे से अपार्टमेंट के बालकनी पर बैठा और हमने जो कुछ भी सहा उस पर विचार किया। भयानक खोज, डेस्परेट बचाव, बुरे सपनों वाली रातें, थेरेपी सत्र, अदालत की लड़ाइयां। यह हमारे जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन हमारी चिकित्सा की शुरुआत भी। मैंने सितारों की ओर देखा, सोचते हुए कि अब हमारा भविष्य थोड़ा स्पष्ट और थोड़ा अधिक आशाजनक लग रहा था। ईशान फिर से मुस्कुराने लगा था, खेल रहा था और विश्वास कर रहा था। मैंने काम और परिवार के बीच एक नई संतुलन पाया, जो वास्तव में मायने रखता है, उसे प्राथमिकता दी। और हालांकि रास्ता अभी भी लंबा था, लंबे समय बाद मुझे सच में विश्वास हो गया कि हम ठीक रहेंगे। मेरे फोन पर एक संदेश आया। यह केविन था, जिसने उस दिन अपने घर पर एक बारबेक्यू के दौरान उलेगिजुमी एक तस्वीर भेजी थी। ईशान मुस्कुराते हुए दिख रहा था। उसने एक स्टिक पर मार्शमैलो पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में एक वास्तविक खुशी थी, जिसे मैंने बहुत समय से नहीं देखा था। तस्वीर के नीचे केविन का संदेश था, यह मुस्कान हर लड़ाई के लायक है ना? मैंने उत्तर दिया। मेरा दिल भर गया। हर एक। आज लगभग 2 साल बाद उस दुर्भाग्यपूर्ण रात के, जब मैंने अपने बेटे के कमरे में कैमरा लगाया था, हमारी जिंदगी एक पूरी तरह से अलग दिशा में बढ़ गई है। हम एक छोटे लेकिन आरामदायक घर में रहते हैं, जहां एक यार्ड है जहां ईशान खेल सकता है और जहां हम एक साथ एक छोटा सब्जी का बाग भी लगाए हैं। मुझे एक स्थानीय परिवहन कंपनी में लॉजिस्टिक्स प्रबंधक के रूप में एक स्थिर नौकरी मिली है। अब लंबी यात्राएं नहीं हैं। मैं हर रात घर पर रहता हूं। ईशान अब 10 साल का है। जो बुरे सपने कभी आम थे, वे अब दुर्लभ हो गए हैं। वह अब भी थेरेपी में है, लेकिन हमने इसे सप्ताह में 1 बार तक सीमित कर दिया है। डॉ रमेश कहते हैं कि उसकी प्रगति रिमार्केबल है। हालांकि कुछ भावनात्मक निशान शायद लंबे समय तक उसके साथ रहेंगे।
उसने उन जख्मों को संभालना सीख लिया है, यह समझते हुए कि जो कुछ हुआ वह उसकी गलती नहीं थी, और चेतावनी संकेतों को पहचानना और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना सीखा है। स्कूल में मेरा बेटा फिर से एक लगनशील छात्र बन गया है। उसने नए दोस्त बनाए हैं और हाल ही में फुटबॉल टीम में शामिल हुआ है। जब वह गोल करता है, उसकी चेहरे पर खुशी देखना, अपने सहपाठियों के साथ खेलते समय उसकी बेफिक्र हंसी सुनना, ये वो पल हैं जो मुझे बताते हैं कि हमारी लड़ाई सार्थक थी। निया के लिए न्याय प्रणाली ने अपना रास्ता अपनाया। कई सुनवाई और मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के बाद उसे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार और दुरुपयोग का दोषी पाया गया। उसे सामुदायिक सेवा और अनिवार्य मानसिक उपचार की सजा दी गई और ईशान की हिरासत का स्थायी रूप से नुकसान हुआ। वह कभी कभी अपने बेटे से मिलने का अधिकार पाने की कोशिश करती है, हमेशा यह दावा करते हुए कि वह ठीक हो गई है और पछता रही है। जज समझदारी से निर्णय बनाए रखते हैं कि किसी भी संपर्क की पूर्व स्वीकृति ईशान और उसकी चिकित्सीय टीम द्वारा होनी चाहिए। आज तक मेरे बेटे ने अपनी मां से फिर से मिलने में कोई रुचि नहीं दिखाई है। जब यह विषय उठता है, वह चुप और सोचने वाला हो जाता है और आमतौर पर बात बदल देता है। डॉ रमेश ने समझाया कि यह सामान्य और स्वस्थ है। वह अपनी रक्षा कर रहा है, सीमाएं निर्धारित कर रहा है, जो कि उसे बहुत लंबे समय तक नहीं मिली थीं। शायद एक दिन जब वह बड़ा होगा और भावनात्मक रूप से तैयार होगा, वह संपर्क के किसी रूप को फिर से शुरू करने का निर्णय लेगा। लेकिन यह उसकी निर्णय होगा जब वह तैयार होगा। इस यात्रा के दौरान मुझे जो सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह यह था कि बच्चों के खिलाफ घरेलू हिंसा चुपचाप हमारे सामने हो सकती है। निया ने एक परफेक्ट छवि बनाए रखी, एक समर्पित मां के रूप में, जो सभी की नजरों में आदर्श प्रतीत होती है। पड़ोसी, परिवार, शिक्षक, कोई भी यह नहीं सोच सकता था कि वह दरवाजे बंद होने पर क्या करती है। कोई नहीं, सिवाय उसके डरावने बेटे के, जिसके पास अपने आप को बचाने की शक्ति या आवाज नहीं थी। मैंने हमेशा संकेतों पर ध्यान देने का सबक सीखा। ईशान के व्यवहार में परिवर्तन केवल एक चरण या विकास नहीं थे, जैसा कि निया ने मुझे समझाने की कोशिश की। ये मदद के लिए चुप्पी से की गई पुकारें थीं, जो मुझे खेद है कि मैं धीरे धीरे सुन पाया। आज मैं बहुत अधिक चौकस हूं, न केवल अपने बेटे के साथ, बल्कि अपने आसपास के अन्य बच्चों के प्रति भी। मैंने कुछ बार संदिग्ध स्थितियों की पहचान की है और सक्षम प्राधिकारियों से संपर्क करने में संकोच नहीं किया। यह बेहतर है कि हम जांच करें और यह जानें कि सब ठीक है, बजाय इसके कि हम नजरअंदाज करें और किसी और बच्चे को दुखी होने दें। घर पर हमने पूर्ण विश्वास पर आधारित एक रिश्ता बनाया है। ईशान जानता है कि वह मुझसे बिना किसी डर के कुछ भी बता सकता है। हमारे नियम और सीमाएं हैं बेशक, लेकिन उन्हें हमेशा सम्मान और स्नेह के साथ चर्चा की जाती है। अनुशासन बातचीत, तार्किक परिणामों और उदाहरणों के माध्यम से सिखाया जाता है, कभी भी शारीरिक या मानसिक हिंसा से नहीं। मुझे सबसे ज्यादा गर्व इस बात पर है कि ईशान एक सहानुभूतिपूर्ण और सुरक्षात्मक बच्चा बन गया है। स्कूल में वह अक्सर उन सहपाठियों की रक्षा करता है जो परेशान हो रहे होते हैं या जो कमजोर लगते हैं। हर किसी को सुरक्षित महसूस करने का हक है, पापा, उसने एक बार मुझसे कहा, जो उसके उम्र से कहीं अधिक समझदारी थी। हाल ही में मुझे एक समर्थन समूह में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था, जहां एकल माता पिता ने घरेलू हिंसा की स्थितियों का सामना किया था। मैंने हमारे अनुभव को साझा किया, जिसमें संकेतों पर ध्यान देने, बच्चों पर विश्वास करने और संदेह होने पर त्वरित कार्रवाई करने के महत्व को उजागर किया। मेरी बात के बाद एक महिला मुझसे मिली, रोते हुए। उसने अभी अभी पता लगाया था कि उसका पूर्व पति उनके बेटे के प्रति हिंसक था। मैंने भी बच्चे में अजीब व्यवहार देखने के बाद कैमरे लगाए थे, ठीक उसी तरह जैसे आपने किया। आपकी गवाही ने मुझे आगे बढ़ने का साहस दिया, उसने कहा, मेरा हाथ पकड़ते हुए, यह जानकर कि जीवन को फिर से बनाया जा सकता है, कि बच्चे ठीक हो सकते हैं। इससे मुझे आशा मिली और यही मैं हर दिन अपने साथ लेकर चलता हूं। आशा कि ईशान अपने उपचार के रास्ते पर आगे बढ़ता रहे, कि वह मजबूत और आत्मविश्वासी बने, भले ही उसने जीवन में इतनी जल्दी कठिनाइयों का सामना किया हो।
आशा की हमारी कहानी अन्य परिवारों को हिंसा के चक्रों की पहचान करने और उन्हें रोकने में मदद कर सके। आशा कि हम एक समाज के रूप में अपने बच्चों की बेहतर सुरक्षा कर सकें। जिस कैमरे को मैंने अपने बेटे के कमरे में लगाया, उसने न केवल उस भयानक सच्चाई को दर्ज किया जो वह जी रहा था, बल्कि उसने उसकी जान भी बचाई। इसने मुझे अपने घर में छिपी हुई काली सच्चाई देखने की अनुमति दी और मुझे उसे बचाने के लिए आवश्यक उपकरण दिए। ये एक डेस्परेट कदम था जो अब मुक्ति में बदल गया है। आज जब मैं ईशान को आंगन में बेफिक्र खेलते हुए देखता हूं, हमारे कुत्ते के साथ गेंद के पीछे दौड़ते हुए जो हमने पिछले साल गोद लिया था, तो मैं एक ऐसे बच्चे को देखता हूं जो अंततः उस बचपन का आनंद ले रहा है जिसका वह हकदार था। जो आंखें कभी इतनी भयभीत थीं, अब खुशी और जिज्ञासा से चमक रही हैं। गहरे काले घेरे अब गुलाबी गालों में बदल गए हैं। डरी हुई चुप्पी अब हंसी और स्कूल के दिनों, दोस्तों और सपनों की जीवंत बातचीत में बदल गई है। कभी कभी जब हम साथ में टीवी देख रहे होते हैं या सोने से पहले कहानी पढ़ रहे होते हैं, तो वह मेरे गले में इस तरह गहरा समा जाता है कि मुझे याद आता है कि हम कितनी दूर आ चुके हैं। उन पलों में मैं चुपचाप धन्यवाद देता हूं कि मैंने उस रात अपने अंतर्ज्ञान का पालन किया, संकेतों की अनदेखी नहीं की और सच्चाई का सामना करने का साहस जुटाया, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। यह यात्रा आसान नहीं थी। निराशा, संदेह और अपराध के दिन थे। ऐसी रातें थीं जब मैंने सोचा कि क्या हम प्रगति कर रहे हैं, क्या हम कभी पूरी तरह से इस आघात पर काबू पा सकेंगे। लेकिन हर छोटे कदम के साथ एक सच्ची मुस्कान, बिना बुरे सपनों की एक रात, एक स्वाभाविक गले लगाने ने मुझे दिखाया कि हम सही रास्ते पर हैं। मेरे जैसे माता पिता को मैं एक सलाह देना चाहता हूं जो दर्द और अनुभव से उपजी है। अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास करें। यदि आपके बच्चे के साथ कुछ गलत लग रहा है, तो शायद वह सच में गलत है। बच्चे कई कारणों से अपना व्यवहार बदलते हैं, लेकिन नाटकीय परिवर्तन, विशेष रूप से जो भय, अलगाव और शारीरिक संकेत जैसे काले घेरे या चोटों से जुड़े होते हैं, कभी भी नजरअंदाज नहीं किए जाने चाहिए। अपने बच्चों से बात करें, उपस्थित रहें। देखिए, सुनिए केवल यह नहीं कि वे क्या कहते हैं, बल्कि यह भी कि वे क्या नहीं कहते। उनके व्यवहार, चित्रों और खेलों के माध्यम से जो वे व्यक्त करते हैं। और याद रखें, बच्चों के खिलाफ हिंसा का कोई औचित्य नहीं है। यह अनुशासन नहीं है, यह शिक्षा नहीं है, यह उनके भले के लिए नहीं है। यह केवल और केवल दुर्व्यवहार है। और एक समाज के रूप में हमारा कर्तव्य है कि हम सबसे कमजोर की रक्षा करें, उन लोगों को आवाज दें जो अक्सर बोलने में असमर्थ होते हैं। हमारी कहानी का सुखद अंत है। सभी कठिनाइयों के बावजूद ईशान सुरक्षित है। वह ठीक हो रहा है और वह प्यार और सम्मान के बीच बड़ा हो रहा है। सभी कहानियां इस तरह समाप्त नहीं होती। कुछ बच्चे वर्षों, दशकों, पूरी जिंदगी दुर्व्यवहार का सामना करते हैं क्योंकि कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कोई ध्यान नहीं देता, कोई विश्वास नहीं करता। ऐसा न होने दें। चौकस रहें, आवाज बने, हर बच्चे की सुरक्षा बने जो उन्हें मिलनी चाहिए। यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई है, तो एक लाइक दें ताकि इस पिता को खुशी महसूस हो सके। अभी लॉन्ग हॉल डैड के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगली कहानी न चूकें। मैं दिल से कहानियां सुनाने जा रहा हूं, कुंबोदी हूं। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं और वहां अब क्या समय है। अगर आपके पास हमारे समान कोई मामला है या आपने किसी बच्चे की सुरक्षा के लिए कठिन निर्णय लेना पड़ा है, तो अपने अनुभव साझा करें। यह पिता को बहुत खुशी देता है यह जानकर कि आप किस शहर से देख रहे हैं और दिन के किस समय मेरे साथ हैं। और यह अनुभव साझा करने में मदद करना जो अन्य परिवारों को भी लाभ पहुंचा सके, मेरे दिल के आकार का एक बड़ा गले लगाना। दानिश, क्या आपको मेरी कहानी पसंद आई और आप किस शहर से सुन रहे हैं? चलिए कमेंट्स में मिलते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो आप मुझे सुपर थैंक्स भेजकर समर्थन कर सकते हैं ताकि मैं और भी ऐसी कहानियां लाता रहूं। आपके प्यारे समर्थन के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपकी टिप्पणियों का इंतजार कर रहा हूं। स्क्रीन पर आप 2 नई जीवन कहानियां देख सकते हैं जिन्हें मैं अत्यधिक सिफारिश करता हूं।
मेरे चैनल पर और भी बहुत कुछ है। सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली जीवन कहानी में मिलते हैं प्यार और सम्मान के साथ।